हेलो फ्रेंड्स, हम शिवाजी का अध्ययन कर रहे थे। मराठा राज्य में शिवाजी से संबंधित जो उनके सैनिक अभियान हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब शिवाजी से संबंधित सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी, न्याय प्रशासन, इनसे संबंधित क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, शिवाजी ने जागीर प्रथा को बढ़ावा दिया। शिवाजी ने जागीर प्रथा को बढ़ावा दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। शिवाजी ने जागीर प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया था, उन्होंने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था, अर्थात भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और उत्पादन के अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित किया गया और प्रारंभ में उपज का 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था। यद्यपि बाद में इसे 2/5 भाग या 40% कर दिया गया था। तो राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें पहला ही कथन सत्य नहीं है। जागीर प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, इसे समाप्त कर दिया था। ठेके पर यानी भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया और इसने उत्पादन के अनुमान पर किसान से लगान निर्धारित किया था। प्रारंभ में उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके बाद ऑप्शन बी है, राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। ये बात सही है। शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है अहमदनगर के मलिक अंबर, अहमदनगर का मलिक अंबर है, इसकी भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी या इसके ऊपर प्रभाव था। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, भूमि की पैमाइश करवाई गई, उसके आधार पर लगान निर्धारित किया गया। भूमि के नाप की इकाई काठी, काठी का मतलब जरीब है। काठी का अर्थ क्या है? जरीब। यानी जरीब से भूमि का मापन किया जाता था। माप के आधार पर, या माप का जो आधार था वो क्या था, यहाँ इसे अपन काठी कह रहे हैं लेकिन ये वास्तव में क्या है? जरीब है। 20 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी। 20 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। तो पहला ही कथन है वो गलत है, जागीर प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया था, इन्होंने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार शिवाजी ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण दिए थे। तकावी ऋण, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण दिए थे। अगला क्वेश्चन है, फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप करवाई थी। भूमि की अन्नाजी दत्तों, नाम से याद रह जाएगा, अन्नाजी अन्न। तो शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की, यानी भूमि से अनाज उत्पन्न होता है और अन्नाजी दत्तों से विस्तृत माप करवाई। शिवाजी के समय भूमि कर की दर 40% या 2/5 भाग थी। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। प्रारंभ में कितना था भूमि कर? 1/3 भाग था। इसके बाद ऑप्शन है, गांव का पैतृक राजस्व अधिकारी देशमुख कहलाता था। गांव का पैतृक राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? देशमुख। तो देशमुख गांव का नहीं, ये जिले का पैतृक अधिकारी होता था। जिले का ध्यान रखना है, जिले का जो पैतृक राजस्व अधिकारी होता था उसे देशमुख कहा जाता था। अगर हम गांव की बात करें, गांव का जो पैतृक राजस्व अधिकारी है उसे पाटिल कहा जाता था। गांव का राजस्व अधिकारी पाटिल कहलाता था और जिले का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? देशमुख कहलाता था। और जिन लोगों का भूमि पर पैतृक अधिकार होता था, ध्यान से समझना है,
यानी जिन लोगों का भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वो मिरासदार कहलाते थे। मिरासदार, जिन लोगों का भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वो मिरासदार कहलाते थे। शिवाजी के समय लगान अनाज और नकद दोनों ही रूप में लिया जाता था। शिवाजी के समय लगान अनाज और नकद दोनों ही रूपों में लिया जाता था। तो ये तीनों कथन ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि गांव का पैतृक राजस्व अधिकारी देशमुख नहीं पाटिल कहलाता था। और देशमुख ये जिले का पैतृक राजस्व अधिकारी होता था, जिले का, जिसे देशमुख और देश पांडे, इसे देश पांडे भी कहा जाता है। ध्यान से समझना है, इसे देशमुख के साथ साथ देश पांडे भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। निम्न में से किसके अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था? चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। यानी एक तो है चौथ और एक है सरदेशमुखी। ये शिवाजी की आय के प्रमुख साधन थे, आय के साधन हैं ये, शिवाजी की आय के साधन है। चौथ ये 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था और ये 1/10 भाग के रूप में ये एक अतिरिक्त कर था। और ये कर प्रजा से वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते लिया जाता था। और चौथ कर है ये 1/4 भाग। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि किसके अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था? विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। ऑप्शन ए है जदुनाथ सरकार, ऑप्शन ए है जदुनाथ सरकार। तो जदुनाथ सरकार के अनुसार ये जो कर है ये मराठा आक्रमणों से बचने के लिए वसूला जाता था। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए। यानी यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है कि चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाता था। तो मराठा आक्रमणों से अगर आपको बचना है तो आपको 1/4 उपज का 1/4 भाग कर के रूप में देना पड़ेगा। ये मत किसका है? जदुनाथ सरकार का। ऑप्शन बी है रानाडे। रानाडे के अनुसार ये एक सैन्य कर था। रानाडे के अनुसार चौथ किस प्रकार का कर है? सैन्य कर है। किस प्रकार का कर है? चौथ सैन्य कर है। यानी हम कह सकते हैं कि तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले, अगर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो उसमें सुरक्षा कौन प्रदान करेंगे? आपको मराठे सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु के बदले में ये कर वसूला जाता था। किसके अनुसार है? रानाडे के अनुसार। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था, विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। ये कथन किसका है? सरदेसाई का। ये कथन किसका है? सरदेसाई का। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर है। रानाडे ने इस कर को एक सैन्य कर बताया है और तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता है। और जदुनाथ सरकार ने क्या लिखा है कि चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाने वाला कर था। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं शिवाजी को हिंदू जाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। मैं शिवाजी को हिंदू जाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। ये कथन किसका है? ये कथन जदुनाथ सरकार का है। ये कथन किसका है? जदुनाथ सरकार का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी। तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी। खाफी खां जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है मुंतखब उल लुबाब,
मुंतखब उल लुबाब। खफी खां के द्वारा शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की गई है। मराठा इतिहास को बखर कहा जाता है। मराठा इतिहास को क्या कहा जाता है? बखर। और स्मिथ ने मराठों की उत्पत्ति से संबंधित सीथियन द्रविड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये गलत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट रिस्ले या रिजले। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट रिजले ने किया था, न कि स्मिथ ने। तो पहला ऑप्शन सही है। तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी। खफी खां के द्वारा शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की गई है। मराठा इतिहास को बखर कहा जाता है। और स्मिथ ने नहीं, हर्बर्ट रिजले ने मराठों की उत्पत्ति से संबंधित सीथियन द्रविड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सोयराबाई के द्वारा रायगढ़ के दुर्ग में किसका राज्याभिषेक करवाया गया? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सोयराबाई के द्वारा रायगढ़ के किले में या रायगढ़ के दुर्ग में किसका राज्याभिषेक करवाया गया? देखो, हम अगर शिवाजी की बात करें, शिवाजी के यहाँ इस समय 2 पुत्र हैं। शिवाजी के पुत्र कौन कौन से हैं? एक का नाम है संभाजी और एक का नाम है राजा राम। शिवाजी के 2 पुत्र हैं, संभाजी और राजा राम। संभाजी और राजा राम। शिवाजी ने संभाजी को पनहाला के किले में कैद कर लिया था। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में संभाजी को कौन से किले में कैद कर दिया था? पनहाला के किले में कैद कर लिया था। राजा राम की माता का नाम था सोयराबाई। सोयराबाई हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ हम बात करें तो शिवाजी की इच्छा के अनुरूप, शिवाजी की इच्छा के अनुरूप 21 अप्रैल 1680 की बात है। 21 अप्रैल 1680। 21 अप्रैल 1680 को केवल 10 वर्ष की आयु में, इस समय राजा राम की आयु कितनी है? केवल 10 वर्ष है। तो राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में कर दिया गया। इसका हो जाता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? राजा राम बनता है। यद्यपि राजा राम को यहाँ से गद्दी से हटा दिया जाएगा, यानी जो पनहाला के किले में कैद थे संभाजी कैद से आज़ाद हो जाते हैं, कैद से आज़ाद होते हैं। और संभाजी ने क्या किया? सेनापति, इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम है हम्मीर राव मोहिते। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी। हम्मीर राव मोहिते। हम्मीर राव मोहिते। हम्मीर राव मोहिते की मदद से, इसकी मदद से इसने क्या किया? राजा राम और उसकी माता सोयराबाई को कैद कर लिया और स्वयं शासक बन जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? राजा राम। उत्तर क्या होगा? राजा राम। तो राजा राम को गद्दी से हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? संभाजी के द्वारा हटाया जाएगा। संभाजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संभाजी के बारे में तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए शासक कौन रहा? राजा राम। और उसके बाद 1680 से 1689 तक शासक के रूप में कार्य कौन करेंगे? संभाजी। कौन करेंगे? संभाजी। तो ऑप्शन ए है उसने, यानी संभाजी के बारे में पूछा गया कि सत्य नहीं है। उसने मराठा सेनापति हम्मीर राव मोहिते की सहायता से 1680 में अपना राज्याभिषेक करवाया। अपना राज्याभिषेक करवा लिया। और कब करवा लिया? 1680 में इसने राज्याभिषेक करवाया है और रायगढ़ को अपनी बना लिया राजधानी, जो शिवाजी के समय भी राजधानी है। रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। तो ऑप्शन ए तो सही है।
संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया, ये बात भी सही है, ये भी सही है। संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो तीनों नाम याद रखने हैं। सेनापति कौन है? हमीर राव मोहिते। और पेशवा कौन है इनका? नीलोपंत। और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, ये भी सही है। उसके समय अष्टप्रधान में एक नया पद प्रतिनिधि जोड़ा गया, ये गलत है। ये जो नया पद है प्रतिनिधि का, ये किसके समय जोड़ा जाएगा? राजा राम के समय जोड़ा जाएगा। और अष्टप्रधान में कुल कितने मंत्री हो जाएंगे? 9। अष्टप्रधान में कुल कितने मंत्री होंगे? 9 मंत्री हो जाएंगे। अगर हम संभाजी की बात करें, संभाजी एक तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था, क्रोधी स्वभाव का है। ये अत्यधिक अभिमानी है, अत्यधिक अभिमानी था। और ये अत्यधिक भोग विलासी था, भोग विलासी। यानी शिवाजी ने इसकी आदतों से परेशान होकर इसे पनहाला के किले में कैद कर दिया था, पनहाला के किले में इसको कैद कर दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किस मराठा शासक के द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को सुरक्षा दी गई थी? किस मराठा शासक के द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, यानी औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, जो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह की भावना रखता था। और इसको शरण देने वाला, सुरक्षा देने वाला कौन था? संभाजी। और इसे सुरक्षा कब दी जाती है? 1681 में। सुरक्षा कब दी जाती है इसे? 1681 में। तो हमसे ये पूछा गया कि सुरक्षा किसने दी है? किसने दी है? संभाजी ने। तो अगर हम संभाजी की बात करें, संभाजी की माता का नाम क्या है? संभाजी की माता का नाम क्या है? इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। संभाजी की माता का नाम था साईबाई निम्बालकर। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, मुगल अधिकारी मुकर्रब खान ने किस वर्ष संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर के युद्ध में पराजित किया था? मुगल अधिकारी मुकर्रब खान है, इसने किस वर्ष संभाजी और कवि कलश को, संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर के युद्ध में पराजित किया था? संगमेश्वर का युद्ध 1680 की बात करें तो 1680 में तो संभाजी का राज्याभिषेक होता है। 1680 में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ। और अगर हम डेट भी याद करें तो 20 जुलाई रायगढ़ को राजधानी बनाता है। 1681 में इसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर सेकंड को शरण दी है। 1689, ऑप्शन है 1689। तो सही जवाब होगा 1689। यानी 1689 में मुगल अमीर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर नामक स्थान पर इनको पराजित कर दिया और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब औरंगजेब ने, यानी इनको युद्ध में पराजित कर दिया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब औरंगजेब ने संभाजी के सामने, गिरफ्तार करने के बाद औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। संभाजी ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसीलिए 11 मार्च 1689 को यानी यातनाएं देकर, कठोर यातनाएं देकर औरंगजेब के द्वारा कवि कलश और संभाजी की हत्या करवा दी गई। कवि कलश और संभाजी दोनों की हत्या करवा दी जाती है। और हत्या कौन करवा देता है? औरंगजेब। औरंगजेब इन दोनों की हत्या करवा देता है। अब इन दोनों की हत्या करवाने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई।
पत्नी का नाम क्या है, येसुबाई, और संभाजी के पुत्र का नाम था साहू। साहू, इन दोनों को कैद कर लिया, इन दोनों को कैद कर लिया। तो हमारा यहां जवाब होगा ऑप्शन सी। किस मुगल शासक ने साहूजी तथा उनकी माता येसुबाई को बंदी गृह में कैद कर लिया था? तो इसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि 1689 में एक तो कवि कलश और संभाजी, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, दोनों की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद संभाजी की पत्नी येसुबाई और उसके पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए, मराठा शासक राजा राम ने किस वर्ष रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया? किस वर्ष रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा राम शासक बना था, उसका राज्याभिषेक हो गया था, लेकिन संभाजी ने उसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गए थे। तो इसके बाद शासक बनते हैं राजा राम। तो राजा राम का जो शासनकाल है वो रहेगा 1689 से 1700 ईस्वी, 1689 से 1700 ईस्वी। और इनकी माता का नाम क्या था, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनकी माता का नाम है सोयराबाई, सोयराबाई। और संभाजी की माता का नाम क्या था, साईबाई निम्बालकर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठा शासक राजा राम ने किस वर्ष रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इसने अपना जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कब करवाया है, 1689 में। राज्याभिषेक कब करवाया, 1689 में। यानी मराठों की जो मंत्री परिषद थी, मराठा मंत्री परिषद ने इसे राजा घोषित किया, राजा घोषित किया। किसको राजा घोषित कर दिया गया, राजा राम को, और रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक होता है। अब 1689 की बात है। 1689 में राजा राम ने क्या किया, राजा राम ने मुगलों के संभावित आक्रमण को देखते हुए राजा राम रायगढ़ से कहाँ चले जाते हैं, जिंजी। रायगढ़ से कहाँ चले गए, जिंजी चले गए। और जिंजी 1698 तक राजधानी रही, यानी 1689 में ही रायगढ़ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, जिंजी चले जाते हैं। और जिंजी कब तक मराठों की राजधानी रहेगी, 1698 तक, 1698 तक राजधानी रहेगी। यानी मुगल सेनापति था जुल्फिकार खां, उसने जिंजी के किले में, यानी जिंजी का जो किला है उसको 8 वर्ष तक घेरे रखा था, 8 वर्ष तक घेरे रखा था। उसके बाद 1699 की यदि बात करें, 1699 में सतारा को मराठों की राजधानी बना दिया गया, सतारा बन चुकी है राजधानी। तो ध्यान से समझिए, शिवाजी के समय राजधानी क्या है, रायगढ़। संभाजी के समय भी रायगढ़ थी, राजा राम के समय भी रायगढ़ है। लेकिन 1689 में रायगढ़ पर मुगल आक्रमण की आशंका को देखकर यानी राजा राम रायगढ़ छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, जिंजी। तो 1698 तक जिंजी राजधानी रही और 1699 में सतारा को राजधानी बना दिया गया, सतारा को राजधानी बना दिया जाता है। जिसका सही जवाब हमसे पूछा गया कि राज्याभिषेक कब हुआ है, 1689 में। किस मराठा शासक को संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव जैसे योग्य मराठा सेना नायकों का सहयोग प्राप्त हुआ था? किस मराठा शासक को संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव जैसे योग्य मराठा सेना नायकों का सहयोग मिला था या सहयोग प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब होगा राजा राम। इसका सही जवाब क्या होगा, राजा राम। और अगर हम राजा राम की बात करें, राजा राम अपने आप को साहू का प्रतिनिधि मानता था, अपने आप को क्या मानता था,
साहू का प्रतिनिधि। साहू कौन है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ये संभाजी का पुत्र है और साहू की माता का नाम है येसुबाई। इसीलिए राजा राम कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था, कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे कौन, राजा राम, और ना ही इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। तो साहू का अपने आप को प्रतिनिधि मानते थे, गद्दी पर नहीं बैठते हैं और अपने आप को राजा भी घोषित नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मराठा शासक राजा राम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। मराठा शासक राजा राम, तो एक बार हम पुनः देखें, राजा राम का शासनकाल क्या है, 1689 से 1700 ईस्वी। शासनकाल क्या है, 1689 से 1700। इनकी माता का नाम सोयराबाई है। 1689 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया, रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ ही प्रारंभिक राजधानी है। लेकिन 1689 में जिंजी चले जाते हैं, 1698 तक जिंजी राजधानी रही। 1699 में सतारा को राजधानी बनाया गया और राजा राम को संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव जैसे योग्य मराठा सेना नायकों का सहयोग मिला था। ये अपने आप को साहू का प्रतिनिधि मानते थे और कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे और अपने आप को कभी भी राजा घोषित नहीं किया था। इसके बाद देखते हैं, मराठा शासक राजा राम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह स्वयं को साहू का प्रतिनिधि मानता था, अभी हम चर्चा कर चुके, ये सही है। उसने मराठा सरदारों को सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दे दी। ये एक बहुत बड़ी बात है, मराठों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अलग ही घटना देखने को मिल रही है कि इसने मराठा सरदारों को अपनी खुद की सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दे दी, स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दे दी। यानी इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव क्या होगा, मराठों में एक परिसंघ, अलग अलग संघ का उदय हो जाएगा और मराठा प्रशासन दुर्बल होने लगेगा। उसके नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। उसके नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि संभाजी की हत्या के बाद, किसकी हत्या के बाद, संभाजी की हत्या के बाद मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। और ये स्वतंत्रता संग्राम कब तक चलेगा, 1707 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 1707 तक। और उसके समय शिवाजी के अष्टप्रधान में 7 मंत्री हो गए थे। उसके समय शिवाजी के यानी शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था, 8 प्रमुख मंत्री होते थे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसके समय तो प्रतिनिधि नामक नया पद सर्जित किया गया था। इसके समय प्रतिनिधि नामक एक नया पद सर्जित किया गया है। तो इस समय जो अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या 7 नहीं, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो ऑप्शन डी इसमें सही आएगा, यानी ये गलत है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें, यानी 1700 से लेकर के और 1707 तक, 1700 से लेकर 1707 तक अगला जो मराठा शासक है वो कौन बनेगा, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। और ये जो शिवाजी द्वितीय है, इसकी संरक्षिका, यानी केवल 4 वर्ष का था, केवल कितने वर्ष का था, 4 वर्ष का था। और इसकी संरक्षिका कौन बनेगी, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका कौन बनी है, ताराबाई। इसकी संरक्षिका कौन बनी, ताराबाई। और ताराबाई किसकी विधवा है, राजा राम की। ताराबाई किसकी विधवा है, राजा राम की विधवा है। और इसने भी मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा था। और ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को जीत लिया था। ध्यान रखना है, अगर हम ताराबाई की बात करें, ताराबाई ने, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ है 1689 से 1700 के मध्य राजा राम थे, उनके समय जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है उसे इसने जारी रखा। और ताराबाई ने मुगलों से एक तो रायगढ़ के अलावा सतारा, और सतारा के अलावा एक है सिंहगढ़, इन किलों को मुगलों से इन्होंने छीन लिया था। तो ये क्रम भी ध्यान रह जाएगा हमें, शिवाजी
फिर कुछ समय के लिए राजाराम, फिर संभाजी, फिर राजाराम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय जो केवल 4 वर्ष का है और इस समय प्रशासन का जो नेतृत्व है वो उसकी माता ताराबाई जो किसकी पत्नी है, राजाराम की। या इतना हम ये भी कह सकते हैं कि शिवाजी द्वितीय किसका पुत्र है, राजाराम का। तो इसने भी मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसकी, साहू की। किसकी चर्चा करेंगे, साहू। और साहू का समय रहेगा 1707 से 1749। साहू का समय क्या रहेगा, 1707 से लेकर के 1749 तक समय रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।